आज का टॉपिक है मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था। अभी तक हम लोग मुगल साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम उनकी मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, किसने शुरू किया इसको, इसके बारे में जानना आवश्यक है। मनसबदारी प्रणाली का प्रतिपादन मुगल सम्राट अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रणाली जो थी वो मुगल कालीन सैनिक तथा नागरिक प्रशासन का मुख्य आधार थी। मनसब अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पद अथवा प्रतिष्ठा। मनसब के माध्यम से सैन्य अथवा प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा का बोध होता था। मुगल कालीन यह प्रणाली सैनिक तथा नागरिक प्रशासन का मुख्य आधार थी। मुगल प्रशासन के अंतर्गत मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं अवनति संबंधी समस्त अधिकार जो थे उस सम्राट में निहित हुआ करते थे। मुगल सेवा में आने के इच्छुक व्यक्ति जो हुआ करते थे वह किसी एक अवजात के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन दिया करता था, याचिका दिया करता था, जो सम्राट के सामने प्रस्तुत की जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मनसबदार बनने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती थी और यह एप्लीकेशन जो थी या याचिका जिसको कह सकते हैं वो एक किसी अवजात के माध्यम से वो फॉरवर्ड किया करता, तब वो प्रस्तुत की जाती थी सम्राट के सामने। याचिकाकर्ता को यदि सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किए जाते थे। अबुल फजल ने मनसबदारों की 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है। अबुल फजल उस समय के इतिहासकार थे। उन्होंने आईन अकबरी नामक ग्रंथ लिखा, इतिहास लिखा मुगल शासक अकबर का। उन्होंने इन सब बातों को लिखा है। तो उन्होंने 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है मनसबदारों की। अकबर के शासनकाल में सबसे छोटा मनसब जो हुआ करता था वो 10 का होता था, 10 मनसब का, और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था, जो बाद में आगे चलकर के 12,000 तक हो गया था। अकबर के बाद के मुगल सम्राटों के शासनकाल में भी मनसबों के स्वरूप में और अधिक वृद्धि हो गई थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात एवं सवार प्रथा भी प्रचलित की थी। जात से व्यक्ति के वेतन के बारे में और पद से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। जात से व्यक्ति के वेतन और पद की स्थिति ज्ञात होती थी और सवार से व्यक्ति के घुड़सवार दस्ते की संख्या ज्ञात होती थी। उसके घुड़सवार दस्ते में कितनी संख्या है उससे ज्ञात होता था कि वो कितने सवार हैं उसको और कितने जात का मनसब है उसका। मनसबदारी को 2 प्रकार के वेतन दिए जाते थे। प्रथम उसका व्यक्तिगत वेतन होता था जो उसके जात पद से निश्चित होता था, और दूसरा वेतन उसके सवारों का होता था। सवारों से मतलब समझ रहे हैं, घुड़सवार जो वो रखता था, जो दस्ते उसके लिए निहित हुआ करते थे उनके लिए हुआ करते। सवार पद के अनुसार कुल वेतन मनसबदार को दे दिया जाता था, जो उसे अपने सवारों में वह बांटा करता था। सम्राट अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को वेतन यथासंभव नगद दिया जाता था।
लेकिन कभी कभी इन मनसबदारों को जागीर के रूप में अथवा किसी क्षेत्र के एक निश्चित भू राजस्व के रूप में भी वेतन दिया जाता था। मतलब कोई जमीन दे दी गई और उस पर जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है वो उसके वेतन के रूप में माना जाएगा। मनसबदार अपने वेतन से ही राज्य की सेवा के लिए घोड़े, हाथियों, भार भाग जो क्या कहते हैं वजन ढोने वाले पशु होते हैं वो, बैलगाड़ियों आदि की व्यवस्था किया करते थे। मुगल काल में मनसबदारों के वेतन बहुत अच्छे हुआ करते थे। मनसबदारों से आवश्यकता के अनुसार सैनिक अथवा नागरिक सेवा से संबंधित कोई भी कार्य राज्य के द्वारा दिया जा सकता था। सम्राट के आदेशानुसार मनसबदार सैन्य अभियानों में अपनी सेनाओं के साथ में भाग लिया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारी के रूप में कार्य किया करते थे। प्रत्येक मनसबदार द्वारा घोड़सवारों की भर्ती की जाती थी और उन्हें अस्त्र शस्त्रों से भी सुसज्जित किया जाता था। सैनिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना भी उसी का जिम्मेदारी हुआ करती थी। प्रत्येक मनसबदार के सैनिकों का ब्यौरा और हुलिया लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त घोड़ों और हाथियों की पहचान के लिए प्रत्येक पर एक शाही निशान लगाया जाता था। एक शाही निशान लगाया जाता था और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था। मनसबदार का जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। ये महत्वपूर्ण बात थी, वंशानुगत नहीं था। तो ये मनसबदारी व्यवस्था थी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो सैनिक और नागरिक सेवाओं से संबंधित हुआ करती थी। अब इस मनसबदारी व्यवस्था के गुण क्या थे, गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की आवश्यकता के अनुरूप थी। इससे मुगल शासकों को अनेक लाभ भी हुए क्योंकि इसके अंदर अनेक गुण थे। पहला गुण इसके अंदर था, मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति जो थी वो सम्राट के हाथ में होने के कारण मनसबदार सम्राट के प्रति स्वामिभक्त रहते थे। इससे सम्राट को योग्य व्यक्तियों की सेवा प्राप्त होती। दूसरा गुण था, मनसबदारी व्यवस्था ने सम्राट को सैन्य संगठन संबंधी अनेक उलझनों से मुक्त कर दिया था। मुगल सम्राट को आवश्यकता के अनुसार आसानी से मनसबदारों से सैन्य सेवाएं प्राप्त होती थी। तीसरा गुण था, मनसबदारी व्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली थी, पैसा कम खर्च होता था। इसने सीमित व्यय में योग्य व्यक्तियों की सेवाओं को सैनिक और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में सुलभ कराया था। चौथा गुण था इसका, मनसबदारी व्यवस्था से मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में और उसे स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण सफलता और सहायता हासिल हुई। पांचवा गुण था इस व्यवस्था का, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदार जो थे वो कला और साहित्य के पोषक थे। वे भी मुगल सम्राटों की भांति कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया करते थे। इस प्रकार यह व्यवस्था साम्राज्य के सांस्कृतिक उत्थान में भी सहायक थी। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था के अनेक सारे गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में कुछ एक दोष भी थे। इन दोषों के बारे में भी चर्चा करते हैं। दोष क्या कहते हैं? पहला दोष था, मनसबदार जो थे वो सरकार को धोखा दिया करते थे। फिर निर्धारित संख्या में जो उनके लिए संख्या निर्धारित की जाती थी, इतने सैनिक रखेंगे, लेकिन वे निर्धारित संख्या से बहुत कम सैनिक अपने पास रखते थे। निरीक्षण के समय ये लोग बाजार से साधारण आदमियों को पकड़ करके ले आते थे और उन्हें फौजी वर्दी पहना करके खड़ा कर देते थे और घोड़ों के स्थान पर मरियल टट्टुओं को खड़ा कर देते थे। दूसरे इसकी दोष था, मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगल सेना जो थी वो कभी भी राष्ट्रीय सेना का रूप नहीं ले सकी, राष्ट्रीय सेना नहीं बन सकी, क्योंकि जितनी भी सेना थी वो मनसबदारों के पास हुआ करती। तीसरा दोष था, मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगल सेनाओं में सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति विकसित नहीं थी, क्योंकि स्वामी भक्ति जो थी इन सेनाओं की वो मनसबदारों के प्रति हुआ करती थी। चौथी दोष था इसका, मनसबदारों के अंदर भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था, जिसके कारण
ये लोग एक साथ मिलकर के युद्ध का संचालन नहीं कर पाते थे। एक महत्वपूर्ण दोष था। पांचवा दोष था, मनसबदारी व्यवस्था ने अमीरों और सरदारों को काफी सशक्त बना दिया था, जिससे क्योंकि ना तो उनके पास सैनिकों की कमी थी और ना ही धन की। इसलिए ये मनसबदार कभी कभी शासकों पर भी भारी पड़ते थे। तो ये इसके व्यवस्था के दोष थे, इसके कारण मुगल साम्राज्य के जो आगे के सम्राट हुए औरंगजेब के बाद के, वो उन मनसबदारों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण। तो इस प्रकार की ये मनसबदारी व्यवस्था थी। समझ आ गया आप लोगों को? धन्यवाद।